नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्रैक द कंपटीशन में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सामान्य विज्ञान जनरल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे आने वाले एसएससी जीडी, सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल और आईटीबीपी के एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। यह सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं और आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अपीयर होंगे। और इनकी पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों, इन क्वेश्चंस के साथ साथ मैं आपको इनसे संबंधित कुछ अतिरिक्त जानकारी, एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करूंगा, जिसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, आरबीसी आर फॉर्म्ड इन एडल्ट्स। तो आरबीसी यानी कि लाल रक्त कणिकाएं, जिनको हम रेड ब्लड सेल्स भी कहते हैं, वह कहाँ पर फॉर्म्ड होती हैं, कहाँ पर बनती हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रेड बोन मेरो, यानी कि लाल अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। ठीक है, आरबीसी को इरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। और आरबीसी का काम क्या होता है दोस्तों? बॉडी में ऑक्सीजन का सप्लाई करना। ठीक। और एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी। तो आरबीसी का लाइफ स्पान होता है 120 डेज। और अपने लाइफ स्पान को खत्म करने के बाद यह स्प्लीन में जाके टूट जाती है। ठीक है, इसीलिए स्प्लीन को हिंदी में इसे प्लीहा कहा जाता है। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहा जाता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी किसे कहा जाता है, तो आप बोलेंगे स्प्लीन को, क्योंकि यहाँ पर जाके आरबीसी जो है वो टूट जाती है या फिर नष्ट हो जाती है। अगला प्रश्न, इन एटम न्यूट्रॉन वर डिस्कवर्ड बाई। तो सभी को पता होगा, बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है। तो परमाणु में न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों, जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन की खोज 1932 में जेम्स चैडविक द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु में न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक द्वारा की गई थी। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे टॉमसन ने। ठीक है, जे टॉमसन ने की थी। और प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, नेक्स्ट, सोडियम मेटल शुड बी स्टोर्ड इन। तो सोडियम, जिसका फॉर्मूला होता है Na, तो उसको किस में संग्रहित किया जाना चाहिए? यहाँ आपने लैब में देखा होगा कि सोडियम को किसी चीज़ में, किसी लिक्विड में स्टोर किया जाता है। तो वो किस में उसको स्टोर किया जाता है? दोस्तों, सोडियम जो है वो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मॉइस्चर, अगर उसको खुला छोड़ देंगे तो क्या करता है, इन चीज़ों से रिएक्शन कर जाता है और एक्सप्लोशन कॉज कर सकता है। अगर आप कहीं भी सोडियम के किसी टुकड़े को खुले में छोड़ देंगे तो उसमें आग लग जाती है। ठीक है, तो इसी को प्रिवेंट करने के लिए जो सोडियम मेटल होता है उसको केरोसिन, जिसको हम मिट्टी का तेल कहते हैं, केरोसिन ऑयल में स्टोर करके रखा जाता है। क्योंकि जो सोडियम होता है वो केरोसिन के साथ रिएक्शन नहीं करता है, इसीलिए इसको केरोसिन में ही स्टोर करके रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बेसिक सा क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट, द कॉइल इन अ हीटर इज मेड ऑफ। तो आपने हीटर देखा होगा और उसमें कॉइल लगी रहती है इस टाइप की। तो वो कॉइल जो है दोस्तों, किस धातु की बनी होती है? तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नाइक्रोम। तो हीटर में कॉइल जो होता है वो नाइक्रोम मिश्र धातु का बना होता है। ठीक है, नाइक्रोम एक एलॉय होती है जो कि 80% निकिल। नाइक्रोम में क्या होता है दोस्तों? 80% निकिल और 20% क्रोमियम होता है, इसीलिए इसको नाइक्रोम कहा जाता है। अगर आपसे कंपोजिशन ऑफ नाइक्रोम कभी पूछा जाता है तो आप बोलेंगे कि 80% निकिल एंड 20% ऑफ क्रोमियम मिलके क्या बनाता है? नाइक्रोम। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। हीटर का कॉइल जो है वो नाइक्रोम का बना होता है। तो दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि जो बिजली का बल्ब होता है उसका फिलामेंट किस चीज़ का बना होता है। ठीक है, तो बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अगला प्रश्न है, स्पॉन्डिलाइटिस इज अ डिजीज दैट अफेक्ट्स। तो स्पॉन्डिलाइटिस नाम की बीमारी आपने जरूर सुनी होगी, तो वह किस अंग को प्रभावित करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, स्पॉन्डिलाइटिस जो है स्पाइनल कॉलम, हमारी स्पाइन को, रीढ़ की हड्डी को प्रभावित करती है। यह एक प्रकार की आर्थराइटिस है जो कि हमारे स्पाइन की जॉइंट और लिगामेंट के बीच में जो फ्रिक्शन होता है उसको कम कर देता है। सॉरी, जो लुब्रिकेशन होता है उसको कम कर देता है, यानी कि जॉइंट और लिगामेंट खिंच जाते हैं। ठीक है, जिससे बैक पेन और स्टिफनेस कॉज हो जाती है,
कमर में बहुत दर्द रहता है स्पॉन्डिलाइटिस में, तो ऑप्शन नंबर सी स्पाइनल कॉलम इसका राइट आंसर है। तो स्पॉन्डिलाइटिस से आप याद रखेंगे स्पाइनल कॉलम, ठीक। तो ये टर्मिनोलॉजी यहाँ से पूछी जाती है। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर के क्वेश्चन है दोस्तों। साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम, तो ध्वनि निम्न माध्यमों में से किस में यात्रा नहीं कर सकती है, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसके ध्यान से सुनिएगा, साउंड को प्रोपोगेशन करने के लिए या किसी भी चीज़ में यात्रा करने के लिए एक मटेरियल मीडियम की आवश्यकता होती है, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस की आवश्यकता होती है, जिसमें मॉलिक्यूल क्या करते हैं, इसकी आवृत्ति को ट्रांसफर करते हैं। लेकिन वैक्यूम में कोई मॉलिक्यूल नहीं होते हैं, वैक्यूम यानी कि निर्वात। तो ध्वनि जो है वो निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती है, क्योंकि वैक्यूम में कोई मॉलिक्यूल नहीं होते हैं जिससे इसकी आवृत्ति ट्रांसफर नहीं हो सकती है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वैक्यूम। तो ध्वनि किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती है, तो ध्वनि निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती है दोस्तों। अगला प्रश्न, डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट, तो पानी का घनत्व कब सर्वाधिक होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका आंसर है 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है दोस्तों। 4 डिग्री सेल्सियस यानी कि 39 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर फ़ारेनहाइट में आपसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे 39 डिग्री फ़ारेनहाइट, और सेल्सियस में 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है वह पानी का घनत्व सर्वाधिक होता है, क्योंकि यहाँ पर दो अपोजिंग इफेक्ट जो है वह बैलेंस हो जाते हैं, ठीक, जिस कारण पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे ज्यादा होता है। अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी मैं इस क्वेश्चन को काफी डिस्कस कर चुका हूं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, 0 डिग्री केल्विन इज इक्विवेलेंट टू, अगर आपको केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना आता है तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों 0 डिग्री केल्विन कितने सेल्सियस के बराबर होता है, तो केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला भी आप देख लीजिए, केल्विन इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273.15 अप्रॉक्स होता है। ये फॉर्मूला है केल्विन को सेल्सियस में बदलने का। तो आप यहाँ से बता सकते हैं कि 0 डिग्री केल्विन इक्विवेलेंट टू 273.15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इसको ध्यान दीजिएगा, इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए। अगला प्रश्न, द कॉमन नेम ऑफ सल्फर इज, तो इसमें काफी सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि सल्फर का कॉमन नेम बहुत कम लोगों को पता होता है दोस्तों। तो सल्फर का साधारण नाम क्या है, सब लोग इसका आंसर बताएंगे। द कॉमन नेम ऑफ सल्फर इज ब्रिमस्टोन, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। सल्फर का साधारण नाम है ब्रिमस्टोन, और ब्रिमस्टोन का अर्थ होता है बर्निंग स्टोन, यानी कि बर्निंग स्टोन, ऐसा पत्थर जो जलता है सॉरी, बर्निंग स्टोन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। सल्फर मेटल का कॉमन नेम है ब्रिमस्टोन, ठीक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, तो हमारी बॉडी में कौन सा विटामिन कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषण में मदद करता है। तो कैल्शियम से आप समझ जाएंगे कि विटामिन डी, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। तो हमारी बॉडी में विटामिन डी, जिसका वैज्ञानिक नाम है कैल्सीफेरोल, विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों, कैल्सीफेरोल, यह हमारी बॉडी में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, ठीक। और हमारी हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल विटामिन है वह भी है विटामिन डी। अगला प्रश्न, बोन इज यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर बिकॉज इट कंटेन्ड द प्लांट न्यूट्रिएंट, दोस्तों जो बोन्स होती हैं, जो रेसिड्यू बोन्स होती हैं, उनका उपयोग हम एज अ फर्टिलाइजर, उर्वरक के रूप में भी करते हैं, क्योंकि इनमें कौन सा पोषक तत्व होता है, ऑप्शन नंबर डी फॉस्फोरस। तो हमारी हड्डियों में या किसी भी जानवर की हड्डियों में फॉस्फोरस जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो कि पौधे के लिए एक न्यूट्रिएंट या उर्वरक की तरह कार्य करता है, इसीलिए इसको एक अच्छा फर्टिलाइजर माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी फॉस्फोरस इसका राइट आंसर है, ठीक। इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ, तो ब्लड प्रेशर किसकी दीवारों पर रक्त द्वारा डाला गया दबाव है, ठीक है दोस्तों। जब हमारी बॉडी में जो धमनियां होती हैं उनकी दीवारों पर रक्त द्वारा दबाव मारा जाता है तो उसे ब्लड प्रेशर कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आर्टरीज या फिर धमनी इसका राइट आंसर है। नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन का ब्लड प्रेशर होता है 120/80 mmHg, ठीक है। Hg मतलब मरकरी में इसको नापा जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, अवर बोन्स एंड टीथ्स आर जनरली मेड ऑफ, तो
तो जो हमारे दांत और जो हमारी हड्डियां होती हैं वो किसके बने होते हैं, ठीक। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है और इसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट गलत करके आते हैं दोस्तों, इसमें आप कभी गलत मत कीजिएगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 8, ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट। आवर बोन्स एंड टीथ्स आर जनरली मेड ऑफ ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट। किसके बने होते हैं, ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं हमारे दांत और हड्डियां। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, 100% राइट आंसर। नेक्स्ट, लॉक जॉ इज द लास्ट फेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। लॉक जॉ यानी कि जो जबड़ा होता है वो लॉक हो जाता है हमारी बॉडी में, स्पाज्म यानी कि अकड़न, ऐठन आने लग जाती है। तो लॉक जॉ निम्नलिखित किस बीमारी का अंतिम चरण है। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर टिटनेस, ठीक है। टिटनेस किससे फैलता है, टिटनेस क्लोस्ट्रीडियम टिटनी, क्लोस्ट्रीडियम टिटनी नामक बैक्टीरिया से फैलता है। यह बैक्टीरिया मोस्टली मेटल्स, ठीक है, लोहे में चिपका होता है, मेटल्स में चिपका होता है, और जब भी हमारी ब्लड स्ट्रीम में प्रवेश कर जाता है तो ये हमारी बॉडी में स्पाज्म कॉज कर देता है। स्पाज्म यानी कि अकड़न, और उसी का एक हिस्सा है लॉक जॉ यानी कि जबड़ा जो होता है वो लॉक हो जाता है, खुलता नहीं है, और यह टिटनेस का अंतिम चरण है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, टिटनेस डिजीज। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ ह्यूमन लीवर। तो मानव का जो लीवर होता है जिसको हम हिंदी में जिगर कहते हैं, उसका फंक्शन क्या होता है। तो प्रोडक्शन ऑफ बाइल, मेटाबोलाइजेशन ऑफ फैट एंड मेटाबोलाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा लीवर क्या काम करता है, पित्त का उत्पादन करता है, वसा का मेटाबॉलिज्म करता है, और कार्बोहाइड्रेट का भी मेटाबॉलिज्म करता है। तो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में जनरल साइंस में पूछे गए थे प्रीवियस ईयर्स में। इसी प्रकार से हम और वीडियोस भी आपके लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए आप चैनल पे बने रहिए और अधिक से अधिक लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए दोस्तों। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।